आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के विषय में। सबसे पहले हम देखेंगे सुभाष चंद्र बोस का प्रारंभिक जीवन, उनकी शिक्षा, सार्वजनिक जीवन में किस प्रकार उन्होंने प्रवेश किया, फिर राजनीति में किस प्रकार आए, चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास के सहयोगी के रूप में किस प्रकार से उन्होंने कार्य संपादित किए, किस प्रकार से उनके द्वारा उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन किया गया, पूर्ण स्वाधीनता को उन्होंने लक्ष्य बताया। महात्मा गांधी जी के साथ किस प्रकार से उनके वैचारिक मतभेद थे, कार्य पद्धति अलग थी, सोच अलग थी, किस प्रकार वे समानांतर सरकार की स्थापना के इच्छुक थे, कांग्रेस की अध्यक्षता, उसको लेकर के जो विवाद हुआ, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की उन्होंने स्थापना की, उनको गिरफ्तार किया गया, द्वितीय विश्व युद्ध के काल में घर में नज़रबंद किया गया, और किस प्रकार से फिर उन्होंने आगे की गतिविधियां की, यहाँ तक हम चर्चा करेंगे। इसके बाद आगे दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस एवं आज़ाद हिंद फौज। प्रारंभिक जीवन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में सुभाष चंद्र बोस का अद्वितीय स्थान है। भारत में वे नेताजी के नाम से प्रख्यात हैं। उन्होंने इतिहास में अपनी कर्मठता, त्याग तथा विचार शक्ति से अतुलनीय स्थान प्राप्त किया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता जानकी दास कटक में सरकारी वकील थे। उन्हें अंग्रेज सरकार के द्वारा राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी। उनकी शिक्षा देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस की प्रारंभिक शिक्षा कटक में ही हुई। उनका परिवार अंग्रेजी शिक्षा में शिक्षित और दीक्षित था, यानी पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित था। उनके पिता की इच्छा थी कि सुभाष चंद्र बोस भी पाश्चात्य पद्धति से जीवन यापन करें, अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण करें। इस कारण उनका अध्ययन अंग्रेजी विद्यालयों में अंग्रेजों के साथ ही हुआ। यद्यपि सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी वातावरण से सदा असंतुष्ट बने रहे। वे स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित थे। सुभाष चंद्र बोस अत्यंत मेधावी छात्र थे। 1913 में उन्होंने प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उनके द्वारा प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में दाखिला लिया गया। 1915 में उन्होंने FA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की तथा उन्होंने BA की कक्षा में दाखिला लिया। इस समय एक अंग्रेजी अध्यापक CS ओटन ने कक्षा में पढ़ाते हुए एक दिन कहा कि यदि अंग्रेज भारत में न आते तो भारतीय सदैव असभ्य ही रहते। सुभाष चंद्र बोस विद्यार्थी के रूप में वहाँ मौजूद थे। उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। इस कारण उन्हें महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। 18 महीने निष्कासित रहने के पश्चात सर आशुतोष मुखर्जी के प्रयासों से उन्हें महाविद्यालय में पुनः प्रवेश प्राप्त हुआ। 1918 में उन्होंने BA की परीक्षा उच्च अंकों के साथ उत्तीर्ण की। सार्वजनिक जीवन में जो उनका प्रवेश होता है वो सुभाष चंद्र बोस आजीवन विवाह न करके देश की सेवा करना चाहते थे। इस अवसर पर उन्होंने अपने एक मित्र को पत्र लिखा था जब विवाह की बात हो रही थी। देश में चारों ओर अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं। पिताजी की यह राय है कि मैं ICS परीक्षा पास करके एक बड़ा अधिकारी बनूं, पर मैं अधिकारी बनकर अपने ही लोगों पर अत्याचार नहीं करना चाहता। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिता इस प्रकार की इच्छा रख रहे थे कि विवाह भी करें, ICS की परीक्षा प्राप्त करें और जैसे सामान्य गृहस्थ जीवन यापन करते हैं उस तरह की जीवन की वो कल्पना कर रहे थे। अनिच्छा के साथ उन्होंने 1920 में ICS की परीक्षा में भाग लिया। इंग्लैंड गए, उसमें सफल हुए, ऑफिसर बन गए, किंतु देश प्रेम और अंग्रेजों के प्रति विरोध के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। वर्ष भर भी उन्होंने पूरा कार्य नहीं किया, त्यागपत्र दिया। 24 वर्ष की आयु में सक्रिय राजनीति में उन्होंने भाग लेना प्रारंभ किया। उनके राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। राजनीति में प्रवेश किस प्रकार हुआ? भारतीय जनपद सेवा से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बन गए। असहयोग आंदोलन के काल में सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी से मिले, संपर्क में आए, परंतु महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन उन्हें भाया नहीं, उससे प्रभावित नहीं कर पाया। वे प्रभावित नहीं हुए।
महात्मा गांधी जी के पश्चात देशबंधु चित्तरंजन दास से संपर्क में आए और उनसे बहुत प्रभावित हुए और उनके सहयोगी के रूप में राजनीति में उन्होंने कार्य किया। तो चित्तरंजन दास के सहयोगी के रूप में कार्य, सुभाष चंद्र बोस चित्तरंजन देशबंधु चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार करते थे। उनके सहयोगी के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने कार्य किया। असहयोग आंदोलन के काल में चित्तरंजन दास ने कोलकाता में एक राष्ट्रीय महाविद्यालय स्थापित किया। इसके प्राचार्य का दायित्व सुभाष चंद्र बोस को सौंपा। उनके द्वारा किए जा रहे प्रचार कार्य का प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार के कारण सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को प्रथम बार 1921 में बंदी बना लिया तथा 6 माह के लिए जेल भेज दिया। 6 महीने पश्चात जेल से रिहा होने पर उन्होंने फॉरवर्ड नामक पत्र के संपादन का कार्य उनको दिया गया, जो अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित किए जाने से सुभाष चंद्र बोस बहुत निराश हुए, असहमत थे महात्मा गांधी से। इस समय 1922 के गया अधिवेशन में चित्तरंजन दास के नेतृत्व में स्वराज दल का गठन किया गया कांग्रेस के अंतर्गत। अतः सुभाष चंद्र बोस स्वराज दल के सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। उनके द्वारा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटक के कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाई गई। 1924 में चित्तरंजन दास कोलकाता के मेयर बने। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया। इस पद पर सुभाष चंद्र बोस ने सराहनीय कार्य किया। उनकी प्रगतिशील नीतियों से सरकार भयभीत हो गई और उन्हें निर्वासित करके मांडले जेल भेज दिया गया। सुभाष चंद्र बोस को 10 बार जेल यात्रा करनी पड़ी थी। जिस समय वे जेल में बंद थे, बंगाल की जनता ने उनको बंगाल विधानसभा के लिए निर्वाचित करके उनके नेतृत्व में अपनी आस्था की मुहर लगा दी। 1927 में 3 वर्ष का निर्वासन पूर्ण होने पर उन्हें मांडले जेल से मुक्त किया गया। यद्यपि पूरा 3 साल नहीं हुआ था, बीमार पड़े थे, इसलिए उनको जल्दी छोड़ दिया गया था 25 से 27 तक। इस अवसर पर उन्होंने कहा था, पृथ्वी पर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो भारत को गुलाम रख सके। यदि आप राष्ट्रीय जीवन की समस्याओं को हल करना चाहते हैं तो आपको मीलों आगे देखना पड़ेगा, दूरदर्शी होना पड़ेगा। ये उनका विजन था। उग्र राष्ट्रवाद तथा पूर्ण स्वाधीनता का उन्होंने समर्थन किया। सुभाष चंद्र बोस उग्र विचारधारा के समर्थक थे तथा पूर्ण स्वाधीनता से कुछ भी कम पर वो सहमत नहीं थे। उनका विश्वास पूर्ण उत्तरदायी शासन के स्थान पर पूर्ण स्वतंत्रता पर था। इस कारण उनके द्वारा 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो आई थी, मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट का विरोध किया गया था। उनके द्वारा पूर्ण स्वाधीनता को कांग्रेस का लक्ष्य बनाए जाने की वकालत की गई। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वतंत्रता के लिए भारतीय लीग का गठन किया। 1929 में इसी समय लाहौर के अधिवेशन में युवा अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। सुभाष चंद्र बोस ने उनका पूर्ण समर्थन किया। अतः कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य घोषित किया। 26 जनवरी 1930 को देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। सारे देश में स्वतंत्रता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। सुभाष चंद्र बोस ने इस अवसर पर लिखा कि भारत के विभिन्न भागों से आने वाले समाचार से यह स्पष्ट हो गया है कि स्वाधीनता दिवस समारोह अत्यंत सफल रहे। चारों ओर अप्रत्याशित उत्साह प्रदर्शित किया गया और महात्मा गांधी ने अनुभव किया कि अपने जो गतिशील कार्यक्रम हैं उनको वो आरंभ कर सकते हैं। महात्मा गांधी के साथ उनके राजनीतिक मतभेद रहे। गांधी जी उदारवादी अहिंसात्मक नीति के समर्थक थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस उग्रवादी विचारधारा के थे और आक्रमण क्रांतिकारी गतिविधियों का वो समर्थन करते थे। जो बड़ा मतभेद इनके बीच था। प्रायः गांधी जी की नीति से वो असहमत रहे, फिर भी कांग्रेस में बहुत लोकप्रिय थे। वह पूर्ण स्वाधीनता का समर्थन कर रहे थे। उनके द्वारा गोल मेज सम्मेलन में सम्मिलित होने का विरोध किया गया। 1937 के चुनाव में भाग लेने का विरोध किया गया। चुनाव में भाग लेने से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा उनका विश्वास था। असहयोग आंदोलन को जब स्थगित किया गया तब भी वो महात्मा गांधी से बहुत नाराज हुए थे। इसी प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन से भी वो महात्मा गांधी से सहमत नहीं थे, पूरी तरह असहमत थे। उनके द्वारा गांधी जी की आलोचना की गई। उनका मत था कि कांग्रेस को नए चरित्र और नए नेतृत्व की आवश्यकता है। त्रिपुरी कांग्रेस में 1939 में
गांधी जी के विरोध के उपरांत भी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। चुनाव हुआ। आमतौर पर आम सहमति से अध्यक्ष चुना जाता था कांग्रेस में, लेकिन यहाँ पर उसके पहले हरिपुरा में वो अध्यक्ष रह चुके थे। त्रिपुरी में भी उन्होंने अपने आप को उम्मीदवार घोषित किया। गांधी जी के द्वारा सुभाष चंद्र का विरोध करने के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम प्रस्तावित किया गया, किंतु उन्होंने अपना नाम वापस लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को आगे किया गया, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। अंत में पट्टाभी सीतारमैया को महात्मा गांधी जी के द्वारा उम्मीदवार बनाया गया, किंतु सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें पराजित कर दिया। यद्यपि गांधी जी से मतभेद के कारण उनके द्वारा अध्यक्ष का पद छोड़ दिया गया था, क्योंकि कार्यकारिणी में गांधी के समर्थक थे और वे लगातार इनका विरोध करते, लगातार उलझना पड़ता, इसलिए उन्हें कोई पद का मोह नहीं था, इसलिए उन्होंने पद का त्याग कर दिया। और इसके बाद कुछ समय के बाद उन्हें कांग्रेस भी छोड़ना हुआ। तो समानांतर सरकार की अगली बात की विचार था उनका कि वो समानांतर सरकार की स्थापना के इच्छुक थे। सुभाष चंद्र बोस देश में समानांतर सरकार की स्थापना के इच्छुक थे, किंतु इस हेतु उन्हें कांग्रेस तथा अन्य का समर्थन, जो उनके साथी नेता थे, उनका समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। गांधी जी भी इससे सहमत नहीं थे। इस कारण वे समानांतर सरकार की स्थापना उस समय कांग्रेस में रहते हुए नहीं कर पाए। सेंट्रल इंडो यूरोपियन सोसाइटी की स्थापना। इसके गठन का उद्देश्य था ब्रिटिश प्रचार का मुकाबला करना। ब्रिटिश भारतीयों के खिलाफ जो प्रचार कर रहा था ब्रिटेन, उसके विरोध में अंग्रेज़ों को जवाब देना था। 1933 में वो स्वास्थ्य सुधार के लिए वियना गए थे। वहाँ उन्होंने विट्ठल भाई पटेल के साथ मिलकर इस संस्था की स्थापना की और अंग्रेज़ों को जवाब देना प्रारंभ किया। इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तिका का प्रकाशन उन्होंने किया। 1934 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन स्ट्रगल नामक ग्रंथ की रचना की गई। यह ग्रंथ 2 भागों में प्रकाशित हुई। प्रथम भाग में 1920 से लेकर के 1934-35 तक की भारत की राजनीतिक स्थितियों का विश्लेषण किया गया था। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में विस्तृत चर्चा इसमें की गई। द्वितीय भाग में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लिखा गया था, जिसमें उनके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन तथा आज़ाद हिंद फौज की स्थिति के बारे में विवरण दिया गया था। तो इस तरह से ये ग्रंथ 2 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम 1920 से 1934-35 तक, और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के काल तक का विवरण दूसरे भाग में दिया गया है। 1937 के चुनावों का विरोध। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1935 के अधिनियम के अंतर्गत 1937 ईस्वी में हुए चुनाव में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया गया। उनका विश्वास था कि इन चुनावों में भाग लेने से स्थितियों में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा था कि यह तो एक सर्वविदित स्वतः सिद्ध सत्य है कि प्रत्येक साम्राज्य फूट डालो और राज्य करो की नीति पर आधारित होता है, किंतु मुझे संदेह है कि संसार में अन्य किसी साम्राज्य ने इस नीति का इतनी निपुणता के साथ अनुसरण किया है जितना ब्रिटेन ने नए संविधान में भी वही विभाजन की नीति अपनाई। एक दूसरे चोले में हमारे समक्ष आती रहती है। इसके द्वारा विभिन्न जातियों को परस्पर अलग करने की तथा उन्हें अलग अलग खेमों में सीमित करने की कोशिश की गई है। ये इनके विचार थे। 1937 का जो चुनाव, प्रांतीय चुनाव थे, उसमें वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस इसमें भाग ले, किंतु कांग्रेस के द्वारा इसमें भाग लिया गया। कांग्रेस की अध्यक्षता 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बने। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति की, जिसके माध्यम से कांग्रेस सरकारों ने विकास के कार्य संपादित किए। जनवरी 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में पुनः उम्मीदवार हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव विभिन्न समस्याओं और कार्यक्रमों के आधार पर लड़ा जाना चाहिए। चुनाव में महात्मा गांधी ने उनका विरोध किया। पहले अबुल कलाम आज़ाद, फिर पंडित नेहरू को उम्मीदवार बनाने का प्रयास किया, किंतु दोनों के इनकार के बाद पट्टाभी सीतारमैया को उम्मीदवार बनाया गया।
किंतु सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें पराजित कर दिया। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। यद्यपि कार्य समिति में गांधी जी का प्रभाव था, इस कारण कुछ समय के बाद उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से और आगे चलकर कांग्रेस से भी उनको हटना पड़ा था। सुभाष चंद्र बोस उग्र विचारों के थे तथा उनका मानना था कि कांग्रेस के द्वारा ब्रिटिश सरकार को 6 महीने का अल्टीमेटम देना चाहिए कि ब्रिटेन भारत छोड़े या अपनी बातें स्पष्ट करे। यदि वह भारतीय स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करता है तो ज़बरदस्त आंदोलन प्रारंभ किया जाना चाहिए, ये उनकी इच्छा थी। किंतु महात्मा गांधी का मानना था कि अभी कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है। कांग्रेस के अधिकांश सदस्य भी इस मत से सहमत थे कि कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि वो इस तरह का आंदोलन चला सके। इस कारण से उनकी ये बात नहीं मानी जाती थी। कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक, पहले तो उन्होंने कांग्रेस के भीतर रहते हुए इसकी स्थापना की थी, लेकिन उनकी कार्यवाहियों से कांग्रेस ने उन्हें निष्कासित कर दिया था, उनके साथियों सहित। 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके समर्थकों ने कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन की स्थापना की। उन्होंने जब कांग्रेस कार्य समिति के एक प्रस्ताव के विरुद्ध 9 जुलाई को देशव्यापी आह्वान किया तो कार्य समिति ने उनके विरुद्ध अनुशासन भंग की कार्यवाही कर 3 साल के लिए पार्टी के पद में रहने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस तरह सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अपना संबंध समाप्त किया। प्रारंभ में वे इस दल का उद्देश्य कांग्रेस के भीतर साम्यवादी नेतृत्व को स्थापित करना था। इस दल का उद्देश्य फॉरवर्ड ब्लॉक का। फिर कांग्रेस से पृथक होकर भी दल के साम्यवादी ढंग से क्रांति करना, वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना को अपना लक्ष्य रखा। वे क्रांति के माध्यम से स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस ने अपने नवगठित फॉरवर्ड ब्लॉक दल के निम्नांकित सिद्धांत तय किए थे। पहला सिद्धांत था पूर्ण स्वतंत्रता के लिए निरंतर साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करना। दूसरा था प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त कराना। तीसरा था भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करना, इसको लक्ष्य रखा गया। चौथी बात थी देश की आर्थिक उन्नति के लिए उत्पादन में वृद्धि करना, इसके लिए प्रयास करना। कृषि का उत्पादन, अन्य उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन हो, इसका प्रयास करना। भारतीय जनता को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना, किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई दबाव न हो, स्वतंत्रता पूर्वक धर्म का चयन भारतीय कर सकें, ये अधिकार देना। भाषा तथा संस्कृति की आज़ादी सबको हो, कोई किस भाषा को बोलना चाहे, किस में अध्ययन करना चाहे और किस तरह की संस्कृति को अपनाए, वो उस पर निर्भर करे। गिरफ्तारी और नज़रबंदी। सुभाष चंद्र बोस की गतिविधियों व क्रांतिकारी विचारधारा के कारण सरकार उन पर कड़ी नज़र रखती थी। उनकी गतिविधियों को देखते हुए जुलाई 1940 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा कोलकाता के जेल में रखा गया। सुभाष चंद्र बोस ने सरकार को पत्र लिखा। पत्र इस प्रकार था, मुझे स्वतंत्र कर दो, अन्यथा मैं जीवित रहने से इनकार कर दूंगा। इस बात का निश्चय करना मेरे हाथ में है कि मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। सीधा पत्र, खुला पत्र उन्होंने अंग्रेज़ों को लिखा। इस बात से अंग्रेज़ सरकार घबरा गई और इसके बाद उन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। सरकार को विवश होकर उन्हें मुक्त करना पड़ा। इस अवसर पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, मैं अपने देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि दास्तां से बढ़कर कोई अभिशाप नहीं है, यह हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पुनः आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अंग्रेज सरकार ने उन्हें उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया। नज़रबंद किए जाने के पूर्व सुभाष चंद्र बोस ने वीर सावरकर से मुलाकात की थी। वीर सावरकर ने सुभाष चंद्र बोस की क्षमता को पहचाना तथा उन्हें छोटे छोटे आंदोलनों में अपनी शक्ति देने से मना किया तथा बड़ा या बड़ी कार्यवाही करने का सुझाव उन्होंने दिया। सुभाष चंद्र बोस को सलाह दी कि उन्हें देश के बाहर जाकर अन्य देशों की मदद प्राप्त करनी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस को यह मशवरा पसंद आ गया और उन्होंने इसके अनुसार फिर कार्यवाही की। इसके पश्चात अगले वीडियो में हम देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने किस प्रकार से गुप्त वेश बनाकर, एक पठान का वेश बनाकर, योजना बनाकर किस प्रकार से उन्होंने अपना घर छोड़ा
अपनी माँ से भी वो नहीं मिले और अफ़गानिस्तान होते हुए, काबुल होते हुए पेशावर, पेशावर से काबुल, काबुल से फिर इटली के राजदूत से, मंत्री से मिले और उसके बाद वहाँ से वो रूस तक गए, फिर जर्मनी, किस प्रकार उन्होंने यात्रा की, इसका विस्तृत विवरण अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे।